जो मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पूछा गया, और क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत पर हमने कई रिपोर्ट्स आपके सामने रखी, कई ऐसी एनालिसिस आपके सामने रखी जो आने वाले दिनों में सच साबित हुई, तो ऐसे में दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ गई कि उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या स्थितियां महाराष्ट्र में चल रही हैं। अशोक वानखेड़े बड़े ही परिचित पत्रकार हैं जो महाराष्ट्र की सियासत को बहुत ज़मीनी तौर पर जानते हैं। साथ ही साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने भी महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी की। इन दोनों पत्रकारों से बातचीत हुई, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की अपनी अपनी बातें थी। एक बड़ा सवाल था, शाखाएं किसके पास में हैं, ये शाखाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। दरअसल एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पहले समझिए। वो कहती है कि एकनाथ शिंदे को 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी जैसे घटक दल इंटेक्ट खड़े हुए थे, यानी वो कहीं नहीं हिल रहे थे, वो पूरी मजबूती के साथ उद्धव के साथ खड़े रहे। और ऐसे में राज्यपाल ने कैसे शक्ति परीक्षण के लिए बुला लिया, उससे पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो जानते थे कि संख्या बल उनके पास में नहीं है। ये सारी बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। बहस का कारण क्या है, शिवसेना और उसका चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है चुनाव आयोग की तरफ से। अब चुनाव आयोग के इस निर्णय को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उससे ये तो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ में बगावत हुई है। इस बगावत की वजह से उद्धव ठाकरे को क्या सहानुभूति के वोट मिलेंगे, क्या उद्धव ठाकरे मजबूत हो पाएंगे, क्या उनकी राजनीति की एक नई शुरुआत हो पाएगी, आदित्य ठाकरे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सारे सवाल सामने हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा और एकनाथ शिंदे अपनी राजनीति को जमीनी स्तर पर या जनता के बीच कितना बरकरार रख पाएंगे। क्योंकि उन्होंने शक्ति परीक्षण अभी चुने हुए विधायकों के साथ तो कर लिया, लेकिन विधायकों को चुनवाना, बीजेपी के साथ समीकरण को बनाए रखना, सीटों का बंटवारा होना जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में एक चुनौती के सामने उनके सामने खड़ी होंगी। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एकनाथ शिंदे इसी तरीके से सरकार का चेहरा बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का चेहरा तो देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक भारी मन से, आपको मैं बीजेपी के नेताओं के कमेंट बताऊं तो भारी मन से उप मुख्यमंत्री का पद संभाला था, लेकिन ये उप मुख्यमंत्री का कॉम्प्रोमाइज कब तक चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सारे मुद्दों पर जब वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत हुई तो अशोक वानखेड़े का ये दावा है, उन्होंने स्पष्टता कहा कि शाखाएं अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शाखाएं क्यों महत्वपूर्ण है, ब्लॉक स्तर पर छोटी छोटी जगहों पर जो कार्यकर्ता होते हैं, असली वोटर होता है, आम लोग होते हैं, वो भी इन शाखाओं से जुड़ते हैं। और शिवसेना ने अपनी शाखाओं को बहुत मजबूत किया। जैसे संघ की शाखाएं हैं, आपने देखा है संघ की शाखाएं अब भी कई जगहों पर लगती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई आसपास के क्षेत्रों में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में छोटे छोटे गांवों में आपको शाखाओं की ताकत देखने को मिलेगी। आपने बीजेपी की भी एक रणनीति देखी है, पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। हर पन्ने पर वोटर्स के नाम होते हैं, उसमें एक पन्ना प्रमुख चयनित कर लिया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि इन वोटर्स तक वो बीजेपी के कार्यों को पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीजेपी के साथ में जोड़े। इसी तरह से शाखाओं का कार्य होता है। ये शाखाएं बहुत बड़े पैमाने पर, यूँ तो शाखा की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारे, चाहे वो शारीरिक श्रम हो या इसके अलावा बौद्धिक बातचीत हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, विचारों को रखा जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इनको डेडिकेटेड कार्यकर्ता माना जाता है। बड़ा सवाल है, विधायक और सांसद साथ में चले गए, संख्या बल को चुनाव आयोग के सामने साबित भी कर दिया, लेकिन जनता के बीच में क्या एकनाथ शिंदे के पास में वो पकड़ मौजूद है? क्या वो आगामी बीएमसी चुनाव में जाएंगे, लोकसभा चुनाव में जाएंगे, फिर विधानसभा चुनाव में जाएंगे? इन सारे चुनाव में क्या उन्हें बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार किया जाएगा? कानूनी लड़ाई अपनी जगह होती है, संख्या बल अपनी जगह होता है, जनता के बीच में सहानुभूति और जनता के बीच में इमेज अलग होती है। राज ठाकरे को इस लड़ाई का बड़ा फायदा मिल सकता था, लेकिन राज ठाकरे अभी बहुत दिनों से आपने देखा होगा शांत दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की तरफ उनका रुख ज़्यादा दिखाई देता है। उद्धव ठाकरे से बहुत लंबे समय से दूरियां रही है। हालांकि जब परिवार का मसला होता, पारिवारिक टिप्पणी की बात होती, तो वो इससे बचते भी दिखाई देते हैं। राज ठाकरे का रुख कुछ भी हो सकता है। एकनाथ शिंदे के पास सबसे बड़ी कमी यही महसूस हो रही है कि उनके पास ठाकरे सरनेम का कोई व्यक्ति नहीं है। ठाकरे शिवसेना के लिए जरूरी माने जाते हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिन ठाकरे सबसून। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बाला साहब ठाकरे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उद्धव ठाकरे को शिव सैनिकों के सामने रखा था। उन्हें हटा दिया गया और ये माना गया कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ में जो गठबंधन उन्होंने किया वो बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी भी याद रखना चाहिए। हालांकि ये प्रश्न पहले भी उठा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने या सीजेआई ने इस प्रश्न को उठाया है। एकनाथ शिंदे को अचानक से दिक्कत क्यों होने लगी? उन्होंने विरोध तब क्यों नहीं किया जब गठबंधन हो रहा था? वो सरकार का हिस्सा रहे, वो मंत्री रहे, वो सरकार के कामकाज को देखते रहे,
रहे और अचानक से फिर उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बाला साहब ठाकरे के सपनों के खिलाफ है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो एकनाथ शिंदे से पूछा जाएगा। निश्चित तौर पर इसका जवाब उनके पास में होगा। वो कह सकते हैं कि उनको पहले मौका ही नहीं मिला, या पार्टी में वो पकड़ नहीं थी, पार्टी में उतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, बातों को सुना नहीं जाता था, जैसी बहुत सी बातें, बहुत से कारण बताए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कि क्या शिवसेना जिसे बाला साहब ठाकरे ने बनाया था वो खत्म हो गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये वो शिवसेना नहीं दिखाई पड़ती जो बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता के सामने रखी थी। इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी दिखाई पड़ती है कि बाला साहब ठाकरे का अपना एक अंदाज था। अब वो अंदाज बहुत बिखरा बिखरा दिखाई देता है। वो अंदाज सब में थोड़ा थोड़ा है। संजय राउत के बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, उद्धव ठाकरे के बयान, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, तंज का इस्तेमाल। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे मज़ेदार होता है चुटीले अंदाज, और कई ऐसे स्लोगन्स का इस्तेमाल करना जो महाराष्ट्र की राजनीति को देश के अन्य राज्यों की राजनीति से बहुत अलग बनाती है। और इसकी शुरुआत की थी बाला साहब ठाकरे ने। बाला साहब ठाकरे बहुत शानदार कार्टूनिस्ट थे, उनके पास पंच लाइंस की भरमार थी। संजय राउत जैसे राइटर उनको मिले, उनको संपादक बनाया गया। सामना में उन्होंने भी उसी एग्रेशन के साथ में लिखना शुरू किया, अभी भी लिख रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे सब थमा थमा सा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी वजह है कि बड़ी लड़ाई को हारते दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का, जैसे मैंने अशोक वानखेड़े का भी जिक्र किया, उनका भी मानना है, वो हमारे कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में आए थे, उनसे फिर बातचीत भी हुई इस मुद्दे पर, क्योंकि उनको महाराष्ट्र की ज़मीनी हकीकत के बारे में, ज़मीनी राजनीति के बारे में काफ़ी गहरी समझ है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में स्पष्टता ये कहा है कि शाखाएं अब भी उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई देती हैं। कई दर्शकों के कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, शाखाएं अब भी उद्धव ठाकरे के पास हैं। कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि वो जब जाकर देखते हैं तो उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे को लेकर लोगों में एक सहानुभूति की लहर है। ये सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उद्धव ठाकरे से बगावत के बाद में शिव सैनिक एक तरफ होंगे? शिव सैनिक ये देखेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ है? उद्धव ठाकरे इसी तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सहानुभूति के दम पर सिर्फ राजनीति नहीं होती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे इनएक्सेसिबल रहे। उद्धव ठाकरे तक पहुंच बहुत आसान नहीं थी आम शिव सैनिकों की। अब उद्धव ठाकरे ज़मीन पर उतरे हैं। उद्धव ठाकरे हालांकि अब भी आदित्य ठाकरे को आगे कर रहे हैं, संजय राउत के बयान ज़्यादा आते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत किस करवट जाती है। ये बात तो सही है कि रणनीति के आधार पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपनी पकड़ को लगातार मजबूत किया है। बीजेपी का सहयोग उनको मिल रहा है, बीजेपी की अपनी रणनीति है। बीजेपी राज्य में सत्ता में अकेले के दम पर आना चाहती है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को खुलकर मानते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने पटना में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, बीजेपी विचारधारा की पार्टी, यही अकेली पार्टी बचेगी। तमाम क्षेत्रीय और छोटे छोटे दल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये क्षेत्रीय दल बीजेपी को चुनौती देते रहे। महाराष्ट्र एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है जो लोकसभा के दृष्टिकोण से, यानी आगामी सरकार के बनने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व का माना जा रहा है। यहाँ पर दो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, एक हैं देवेंद्र फडणवीस, दूसरे हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी साहब बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाल रहे हैं। उनके कामकाज की प्रशंसा होती है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन उनकी दूरियां भी शीर्ष नेतृत्व से किसी से छिपी हुई नहीं, खुलकर सामने नहीं आती हैं बातें। लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका संसदीय बोर्ड से बाहर होना हो, या उनका धीरे धीरे हाशिए पर जाना हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखना हो, ये सारी बातें बताती हैं कि नितिन गडकरी जैसा बड़ा चेहरा महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग राजनीति का हिस्सा दिखाई पड़ता है। बहरहाल नितिन गडकरी की राजनीति अपनी जगह पर है। बीजेपी को महाराष्ट्र में इससे कितना नुकसान होगा, देवेंद्र फडणवीस अपनी कितनी ताकत को बढ़ाएंगे, एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना आई है या शिवसेना का नाम और चिन्ह आया है उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये सारे सवालों के जवाब जो है भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। चुनाव के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा और इसका परीक्षण अभी बीएमसी चुनाव में हो जाएगा। बीएमसी चुनाव के बाद ही फिर लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना और अन्य दलों की अपनी अपनी ताकत है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला है, या फिर अब तीसरे मोर्चे की संकल्पना जो ममता बनर्जी कर रही हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो क्षेत्रीय दलों की भी अपनी पकड़ महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगी। देखना होगा कि इसमें महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे अब भी गठबंधन का हिस्सा है, उनको कितनी तवज्जो दी जाती है, वो कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। क्या कांग्रेस और या कस्बा पेट में जो चुनावी नतीजा आया उसके बाद में उत्साहित दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी, उनको लगता है कि सहानुभूति के वोट मिल जाएंगे। कस्बा पेट पुणे की एक ऐसी सीट रही थी जो बहुत समय से बीजेपी की सीट थी, लेकिन इस सीट पर जब कांग्रेस के उम्मीदवार या महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जीतते हैं तो उसके बाद में फिर ये चर्चाएं गर्म हो जाती हैं कि क्या शिवसेना उद्धव गुट का जो साथ मिला है महाविकास आघाड़ी को, ये महाराष्ट्र की सियासत में इस गठबंधन को मजबूत करेगा। और दोनों को ही अब जरूरत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बहुत अकेले दिखाई पड़ते हैं अगर महाविकास आघाड़ी उनके साथ नहीं है। ऐसे में शाखाएं यदि उद्धव ठाकरे के सामने हैं, इस दावे में दम है, तो निश्चित तौर पर यह आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे के लिए और बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक